Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our remaining points of literary devices, and I'm thinking that you very well understood those points that I have taught you in my previous video. So now I'm going to start the remaining points of literary devices. So let's get started without wasting any time. So our seventh point is consonants. What? Consonants. So as you know, we have already read assonance in our previous video. Assonance में क्या होता था? Repetition of vowel sound. लेकिन यहाँ पर क्या है? Consonants is the repetition of consonant sound in a sentence. कि एजोनेंस में तो वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है बेटा? कॉन्सोनेंट्स में जो है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है. फिर आप पूछोगे मैम कि अलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स में क्या डिफरेंस है? अलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है, लेकिन वो जो रेपिटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, वो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में होना चाहिए. लेकिन कॉन्सोनेंट्स में ऐसा नहीं है. कॉन्सोनेंट्स में जो रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का, वो आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है. भाई किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकता है वो कॉन्सोनेंट साउंड, वो मिडल ऑफ द वर्ड भी हो सकता है, वो किसी वर्ड के एंड में भी हो सकता है. सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट. So here you can see some examples. Then unswept stone besmeared with slutty slime. Then unswept stone besmeared with slutty slime. So यहाँ पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्सोनेंट साउंड है वो है एस और टी. यानी कि जो ये दोनों जो साउंड है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, हमें सुनाई दे रहे हैं. जैसे देखो इसमें है स्वेप्ट stone, besmeared, s, sluttish. सो एस साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है. ऐसे ही then swept t, stone t, besmeared with sluttish t. सो यहाँ पर टी साउंड भी जो बार बार जो है रिपीट हो रहा है. सो यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट्स का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, स्टिल ट्रेड्स द शेडो ऑफ द फो. स्टिल टी, ट्रेड्स टी, द टी, ऑफ द फो. सो यहाँ पर कौन सा साउंड प्रोमिनेंट है? टी. नेक्स्ट इसमें देखिए, स्टिल एस, स्ट्रेड्स एस, शेडो एस. यानी कि यहाँ पर भी जो है एस साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, प्रोमिनेंट है साउंड. सो यहाँ पर उसका रेपिटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है इन लाइनों में कॉन्सोनेंट्स का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट देखिए, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड हु सेड टू वास्ट एंड ट्रैंकलेंस लैक्स ऑफ स्टोन. आई मेट ट, ट्रेवलर ट, एंटिक्यू ट, टू वास्ट ट, ट्रंकलेस ट. यानी कि टी साउंड प्रोमिनेंट है. देन यहाँ पर कौन सा साउंड? आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड हु सेड टू वास्ट ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन. यहाँ पे देखो ई साउंड भी बहुत प्रोमिनेंट है, और ई साउंड के साथ साथ यहाँ पर एस साउंड भी प्रोमिनेंट है. एस के साथ साथ यहाँ पर जो है डी साउंड भी बहुत प्रोमिनेंट है. जैसे इसमें लैंड और सेड, तो डी भी बहुत प्रोमिनेंट है. सो ये जो साउंड जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, जो रेपिटेशन इनका हो रहा है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स का यूज़ हो रहा है. लेकिन यहाँ पर लेट मी क्लियर वन थिंग ऑल्सो, कि यहाँ पर जो ये कॉन्सोनेंट्स है लाइक एजोनेंट्स की तरह, ये भी जो है 7th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. लेकिन जो 11th और जो +2 यानी कि 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है. सो लेट्स सी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, दैट इज़ enjambment. So what is enjambment? When a sentence continues into 2 or more lines of a poem. मीन्स कि जब एक सेंटेंस 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों में, पोइट्री की, पोम की 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों में जब एक ही सेंटेंस रन कर रहा है, कंटिन्यू हो रहा है,
उसको यूज़ किया जा रहा है बार बार विदाउट एनी पंक्चुएशन, विदाउट एनी फुल स्टॉप, विदाउट एनी मार्क्स, तो दैट इज़ कॉल्ड इंजैबमेंट। कि जब हम पोइट्री में जब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस है वो लगातार 3 या 4 लाइनों में यूज़ हो रहा है या लगातार 2 लाइनों में यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके बीच में कोई भी कोमा नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई भी साइन नहीं है वहाँ पे, सो दैट इज़ कॉल्ड इंजैबमेंट। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये आपकी जो पोम है 9th क्लास की, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, वहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल अ टेल टू यू। सो ये देखिए इनमें जो लास्ट की जो लाइनें हैं दीज, तो ये लाइनें में जो हैं, ये जो दो लाइनें आपके पास जो दी गई हैं, इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, रन हो रहा है, एक ही जो सेंटेंस है वो जो है कंटिन्यू किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों लाइनों के यहाँ से यहाँ तक कोई भी कोमा नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पर जो है इंजैबमेंट का यूज़ हुआ है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड इंजैबमेंट। अब नेक्स्ट जो लाइनें हैं वो देखिए, नेक्स्ट लाइनों में कि once upon a time a frog croaked away in a Bengal bog. Every night from dusk to dawn he croaked on and on and on. अब देखो बेटा इन लाइनों में ये 4 जो सेंटेंसेस आपके पास है, 4 लाइनें जो आपके पास है, इनमें क्या है, इनमें एक ही सेंटेंस जो है कंटिन्यू हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी कोई कोमा नहीं है, यहाँ पे भी कोई मार्क्स नहीं है, लाइक यहाँ पे भी नहीं है। सो ये जो 4 लाइनें हैं इनके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई भी कोमा नहीं है। सो एक ही सेंटेंस जो है 3 और 4 लाइन्स में जो है कंटिन्यू हो रहा है। सो यहाँ पे जो है इंजैबमेंट का यूज़ किया गया है। ओके, सो इंजैबमेंट क्या होता है कि व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू 2 or more lines of a poem, that is called enjambment. So let's see some another examples, some another points of literary device. So next is hyperbole. Hyperbole. So hyperbole is a Greek word meaning overcasting and the use of exaggeration to lay emphasis. Means जो पोइट्री में जो पोइट जो है अपनी पोएम के अंदर कोई भी म्यूज़िकल इफ़ेक्ट लाने के लिए या किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस यूज़ करने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर वो जब यूज़ करता है किसी बात को, एक तो हम सिंपल वे में यूज़ करते हैं, है ना, और एक बात को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर उस बात को हम जब कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरबोल। कि जब पोएट्री में पोएट जो है किसी चीज़ को एक्सैगरेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरबोल। सो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉड ऑन द बैटल फील्ड। रिवर्स ऑफ द ब्लड, लाइक ये देखिए रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉड ऑन द बैटल फील्ड, कि ब्लड की क्या है रिवर्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ब्लड की कोई रिवर नहीं होती कि खून की नदियाँ बह जाती हैं लड़ाई के मैदान में या युद्ध की भूमि में, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है, अपनी बात को अच्छे से और भी मतलब इफ़ेक्टिव उसको बनाने के लिए ये यहाँ पर हाइपरबोल का यूज़ कर रहा है, उस बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। ऐसे लाइक ये है फ्लड्स ऑफ टीयर्स फ्लड ऑन हर चीक्स। फ्लड ऑफ टीयर्स, अब टीयर्स की कभी फ्लड हो सकती है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पोएट अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के यूज़ कर रहा है, उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाह रहा है, तो यहाँ पर जो है हाइपरबोल का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो आपके ओज़ामिंडियस पोएम है उसमें से ली गई लाइन है माई नेम इज़ ओज़ामिंडियस किंग ऑफ किंग्स। सो यहाँ पे जो ये वर्ड है किंग ऑफ किंग्स, यहाँ पर जो है हाइपरबोल का यूज़ हुआ है। ये जो है जो लाइनें हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, ये बहुत ही बड़ा चढ़ा के जो है पोएट ने यूज़ किया है, तो यहाँ पर हाइपरबोल का यूज़ हुआ। सो इन अवर नेक्स्ट पॉइंट, इमेजरी। सो व्हाट इज़ इमेजरी? Imagery is the creation of any sensory effect like visual, auditory, olfactory, gustatory, tactile, kinesthetic, organic. Okay, सो व्हाट इज़ इमेजरी? इमेजरी के अंदर जब पोएट अपनी पोइट्री के अंदर
कोई भी इफ़ेक्ट्स यूज़ करता है, लाइक वो विजुअल इफ़ेक्ट का यूज़ करता है, या फिर वो जो है गुस्टेटरी मीन्स वो टेस्ट का इफ़ेक्ट, यानी कि ये सारे इफ़ेक्ट्स को अगर पोइट अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ कर रहा है, और फिर इन बाकी के अंदर इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल इतना मानकर चल सकते हैं कि अगर पोइट अपनी पोइट्री के अंदर कोई विजुअल या साउंड की इमेजरी का यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी। ओके, कि वो कभी भी पोइट जो है काफ़ी ऐसे सिचुएशंस या ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज़ करके अपनी पोइट्री के अंदर एक अजीब सा सीन, एक इमेज से क्रिएट कर देता है रीडर की माइंड में, तो दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी इफेक्ट। सो हियर वी कैन सी सम एग्जांपल्स। व्हाट one night a nightingale in the moonlight, cold and pale, perched upon the sumac tree, casting forth her melody. सो यहाँ पर जो पोइट कहता है कि एक नाइटिंगेल चांदनी रात में, एक ठंडी चांदनी रात है, और उस चांदनी रात में वो एक सुमैक ट्री के ऊपर अपनी मेलोडियस वॉइस के अंदर गाना गा रही। तो यहाँ पर जो पोइट ने क्या किया है, एक सीन क्रिएट कर दिया है, एक इमेजरी इफ़ेक्ट यहाँ पर कर दिया कि उसके बारे में हमारे माइंड में एक इमेज सी आ गई कि ऐसे ऐसे सुमैक ट्री के ऊपर बैठकर एक नाइटिंगेल अपनी मेलोडियस वॉइस के अंदर गाना गा रही है। और उस गाने को सुनने के लिए डक्स हैड स्वैम एंड हेरोन्स वेडेड, कि उसके गाने को सुनने के लिए डक्स तो क्या कर रही है, स्विम कर रही है, और हेरोन्स क्या कर रहे हैं, वेडेड कर रहे हैं। किस लिए? वो उसके मेलोडियस वॉइस को सुनने के लिए, उसके स्वीट सॉन्ग को सुनने के लिए। तो यहाँ पर जो पोइट ने जो है कांस्थेटिक जो है मूवमेंट यूज़ किया है, ये कांस्थेटिक मूवमेंट यानी इफ़ेक्ट वाली इमेजरी यूज़ की है, यहाँ पर जो है मूवमेंट इमेजरी यूज़ की है, दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी। यानी कि एक टाइप का सीन हमारे माइंड में पोइट ने क्रिएट कर दिया है कि जो है कि एक मेलोडियस वॉइस के अंदर एक नाइटिंगेल एक सुमैक ट्री के ऊपर गाना गा रही है, और उसके गाने को सुनने के लिए जो है डक्स स्विम कर रहे हैं और हेरोन्स वेडेड कर रहे हैं। तो ये एक टाइप का सीन हमारे माइंड में क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ओके, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एशियन लॉयन के बारे में भी बताया गया था, ठीक है, बंगाल टाइगर के बारे में बताया गया था। और फिर जो हमारी जो पोम थी ए टाइगर इन द जू, अब टाइगर इन द जू के अंदर भी जो है इमेजरी का बहुत अच्छा यूज़ पोइट ने किया है कि वो टाइगर जो है अपने ही केज के अंदर जो है लिमिटेड जो है स्टेप्स लेता रहता है, लिमिटेड एरिया में ही घूमता रहता है। तो हमारे माइंड में भी एक इमेजरी बन जाती है कि ऐसे ऐसे एक जो टाइगर है वो एक जू के अंदर एक केज के अंदर बंद है, और वो कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, वो बस अपने पिंजरे में घूम रहा है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी। नेक्स्ट पॉइंट इज inversion. Next point is inversion. So what is inversion? Inversion is also known as anastrope, the normal order to achieve a particular effect of emphasis. कि इन्वर्जन क्या होता है कि जब पोइट अपनी पोइट्री के अंदर जो हमारा सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर से हटकर यानी कि एक्टिव से हटकर जब पोइट पैसिव में कोई चीज़ को यूज़ कर रहा है अपनी पोइट्री को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसमें राइम लाने के लिए, राइमिंग इफ़ेक्ट लाने के लिए, तो वहाँ पर इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है। लाइक यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स जो है लॉर्ड वुलेन्स डॉटर जो पोम है उसमें से ली गई ये लाइनें हैं। हिज हॉर्समैन हार्ड बिहाइंड इज राइट। सो ये जो पूरी लाइन है इसका पूरा जो ऑर्डर है वो चेंज किया गया है, पोइट ने अपनी पोइट्री के अंदर उसको चेंज किया हुआ है कि ये होना तो कैसे चाहिए था कि हिज हॉर्समैन वॉज राइडिंग बिहाइंड अस, लेकिन इसका जो है पूरा ऑर्डर ही पोइट ने चेंज कर दिया है। और वो चेंज किस लिए किया है, वो अपनी पोइट्री को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसमें राइमिंग इफ़ेक्ट लाने के लिए। तो यहाँ पर जो ये चेंजेस जो पोइट ने किए हैं दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। नेक्स्ट में देखिए राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर, द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही,
The sun came up upon the left, out of the sea came he. तो यहाँ पर भी देखिए जो लाइनें हैं, यहाँ पर भी जो पोइट ने जो है काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं. The sun came up upon the left, out of the sea came he. कि he came, जो ये जो वर्ड है ये क्या होना चाहिए था, ये हमारे पहले आना चाहिए था. इसका जो है ऑर्डर जो है पोइट ने चेंज किया हुआ है. सो इसीलिए यहाँ पर जो है इन्वर्जन का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट देखिए स्नेक फॉर्म. ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पजामाज फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर. अब ये जो लाइनें हैं इनका भी ऑर्डर चेंज किया हुआ है. कि इसमें पोइट कहना क्या चाहता था कि इन अ हॉट डे आई वॉज इन पजामाज टू ड्रिंक. I was wearing pajamas and going for drink. ओके लेकिन यहाँ पर भी जो है पोइट ने पूरे ऑर्डर को चेंज कर दिया है. तो यहाँ पर जो पूरा ऑर्डर चेंज किया हुआ है पोइट ने, सो ये जो उसकी चेंजेस है दैट इज कॉल्ड इनवर्जन. ओके, सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे. सो आई विल कम with some more points of literary device. So for this, keep learning and keep practicing these points at your home.